बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिन्हें आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, डज द बकेट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप एक बकेट को बॉटम ऑफ वेल तक लेकर जाते हैं तो क्या उस बकेट में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? यस, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जहां भी आप किसी भी सिचुएशन में अगर वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क अपीयर होता है एज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सिचुएशन में भी आप वर्क परफॉर्म करेंगे। वो क्यों परफॉर्म करेंगे? उसकी रीजन होगी अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। यानी जब आप बकेट को वेल की बॉटम तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो वेल में पानी है उसकी जो अप थ्रस्ट है वो इस मूवमेंट को अपोज करेगी। जब बकेट डाउनवर्ड जा रही होगी तो वाटर की जो अप थ्रस्ट है उसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी बकेट बॉटम तक अप्रोच कर सकेगी। सो इस सिचुएशन में बकेट ने अप थ्रस्ट ऑफ वाटर को अपोज करते हुए वर्क परफॉर्म किया और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बकेट। सो इसका आंसर जब आपने लिखना है तो पहले तो आपने यस या नो में बताना है कि वो पोजेस करती है या नहीं। यस, द बकेट विल पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप रीजन बताएंगे कि क्यों बकेट में ये पोटेंशियल एनर्जी आई, जो मैंने अभी आपको बताया कि अप थ्रस्ट ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए बकेट को वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उस वर्क डन को आप कहेंगे कि दैट वर्क डन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द bucket. So when a bucket is taken to the bottom of a well, the upthrust of water opposes the downward motion of the bucket and the work is done on the bucket against the upthrust. This work done is stored in the form of potential energy in the bucket. So this is the reason why the bucket is possessing potential energy. ये था बेटा आपका आज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी वाले ही कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया, व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका एरो और बो से लिंक्ड है। एरो कहा जाता है तीर को और बो को अगर आप उर्दू में पढ़ें तो कहा जाएगा कमान। यानी जब तीर को आप बो से शॉट करते हैं तो उस एरो के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जो कि ऑब्वियसली उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा होता है। तो आपसे पूछा ये गया है कि बो में वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है। उसकी रीजन ये है कि आपने बो को देखा ही होगा कि जब आपका बो और एरो दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो ये जो मैंने फर्स्ट ये रेड कर्व फॉर्म और ये जो डॉटेड रेड लाइन लगाई है ये बो की स्ट्रिंग है। ये सपोज करें रेड डॉटेड लाइन स्ट्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है। अब आपने एरो को थ्रो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बो। तो आप एरो को प्लेस करके इस ओरिजिनल स्पेस से या ओरिजिनल जगह से स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली इस स्ट्रेचिंग के प्रोसेस में आप वर्क परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलास्टिसिटी हो उसमें होती है रीस्टोरिंग फोर्स। सो जब आप इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो व्हाइल स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग यू आर परफॉर्मिंग द वर्क एंड दैट वर्क विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग में जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और आप थोड़ी देर के बाद स्ट्रेच करने के बाद इसे छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाएगी इस एरो की काइनेटिक एनर्जी में। सो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, इट मीन्स आप वर्क परफॉर्म करते हैं व्हाइल स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग और वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। अब जब आपने उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया स्ट्रिंग को, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो स्ट्रिंग में स्टोर होती है
अब वो एरो की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से एरो आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो इसके आंसर में जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप इसी सारे प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। व्हेन वी वांट टू शूट एन एरो फ्रॉम अ बो वी पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ द बो टुवर्ड्स अस, हम अपनी तरफ ही खींचते हैं ऑब्वियसली, और इस खींचने के प्रोसेस में आप क्या परफॉर्म करते हैं, वर्क। Thus we have to do work against the restoring force of the string. This work is stored in the form of potential energy in the string. When the string is released, this potential energy is converted into the kinetic energy of the arrow. So dear student, आपने देखा कि इस सारे प्रोसेस में भी जो वर्क है वो पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारा जो प्रोसेस हुआ, ये सारा प्रोसेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। ये था आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया, Does a hydrogen filled balloon possess potential energy? Explain. आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि लाइटेस्ट गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। और जब इस हाइड्रोजन, जो कि एक लाइटेस्ट गैस है यानी सबसे हल्की गैस है, इसको जब आप बैलून में फिल करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा बैलून जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई हो, क्या उस बैलून में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो इसका आंसर है यस। Hydrogen filled balloon possess potential energy due to the upthrust of the air. Dear student, जब आपने बैलून को हाइड्रोजन गैस से फिल किया तो बैलून के अंदर कौन सी गैस आ गई, लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस। सो जब ये बैलून आप एयर फिल करने के बाद या हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद रिलीज करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करेगा। क्यों ये अपवर्ड मूव करता है, उसकी रीजन ये होती है कि जब आप बैलून को रिलीज करते हैं तो बैलून के सराउंडिंग में आपकी नॉर्मल एयर होती है और वो हैवियर है। सो वो हैवियर एयर आपके इस लाइटर बैलून को अपवर्ड पुश करेगी। इस अपवर्ड पुशिंग की वजह को आप ये भी कह सकते हैं कि अप थ्रस्ट ऑफ एयर क्या कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है। किस पर, बैलून पर। और इस वर्क डन को आप ये कहेंगे कि दिस वर्क डन will appear in the form of potential energy of the balloon, और फिर यही potential energy बैलून की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और बैलून आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करता है। सो यहाँ पर बेसिकली अप थ्रस्ट ऑफ एयर वर्क परफॉर्म कर रही होती है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। अब आप जब एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बैलून के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखेंगे कि उसमें आपने लाइटेस्ट गैस फिल की हुई थी, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। सो व्हेन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड इन एयर द बैलून मूव्स अपवर्ड, क्योंकि सराउंडिंग की जो एयर है वो हैवियर है, वो इस लाइटर बैलून को अपवर्ड पुश करेगी। द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर डज वर्क ऑन द बैलून and that work done will appear in the form of potential energy of the balloon. So ये था डियर स्टूडेंट कि जब आप एक लाइटेस्ट गैस फिल्ड बैलून को रिलीज करते हैं तो एयर की जो अप थ्रस्ट है वो उस बैलून पर वर्क परफॉर्म करके उस बैलून की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सो अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी अगेन काइनेटिक एनर्जी से ही लिंक्ड है। इसमें आपसे ये पूछा गया, इज काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? एक्सप्लेन। आप जानते हैं कि एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, जब भी किसी भी फॉर्म में आपके पास एनर्जी होगी तो एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी कैन नेवर बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया कि क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर पहला तो यही होगा, नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें तो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इसमें m होता है मास और v है वेलोसिटी।
अब अगर आपके माइंड में ये बात आए कि यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो शायद काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसका आंसर भी है नो। उसकी रीजन ये है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट यहाँ पर ये यूज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और अगर आप वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाता है, ये बन जाता है वी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लिया जाता है तो उनसे बनने वाली जो थर्ड क्वांटिटी होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात आपने डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ी थी कि जब भी दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के अंडर आएंगे तो उनसे बनने वाली जो थर्ड चीज होगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। सो डियर स्टूडेंट, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप यही कहेंगे नो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आप एक्सप्लेन कर दें कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि ये दो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करती है उनमें से एक है मास और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि ये दोनों अब आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, सो इनसे बनने वाली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। फर्दर आप फार्मूला को भी एक्सप्लेन कर दें कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, जिसमें आने वाली वेलोसिटी जिसको आप वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं उसको इसमें यूज किया जाता है एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स। और स्केलर प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स का जो आपको जनरेट करता है थर्ड क्वांटिटी वो होती है स्केलर क्वांटिटी। सो काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल सा था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एनर्जी के और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू द टारगेट। इसमें आपके पास ये पूछा गया कि जब बुलेट मूव कर रही होती है तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जब वो टारगेट को हिट करती है तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर किन किन दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली जब बुलेट ने टारगेट को हिट किया तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी। अब उस लूजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रोसेस में होता क्या है, some part of kinetic energy is used to increase the internal energy of the target। Obviously जब वो टारगेट को हिट करेगी तो टारगेट की जो इंटरनल एनर्जीज हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है। तो ये सारी एनर्जीज टारगेट के इनसाइड एक तो इंक्रीज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। सेकेंड है कि जैसे ही बुलेट टारगेट को हिट करती है तो आपको सुनाई देती है साउंड। सो इसका मतलब कि वही काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट के अंदर थी उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में। और थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब बुलेट टारगेट को हिट करती है तो सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है वो यूज होती है टू ओवरकम द रेजिस्टिव बिहेवियर ऑफ द टारगेट। सो मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द टारगेट। ये वो तीन मेन रीजंस थी जिनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है व्हेन द बुलेट हिट्स द टारगेट। सो यहाँ पर भी वही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट हो रहा है कि जो बुलेट के पास एनर्जी थी वो कहीं वेस्ट नहीं हुई, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। ये था डियर स्टूडेंट आज का फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन यानी सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी वर्क से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क, एक्सप्लेन। डियर स्टूडेंट, जब भी पेंडुलम को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा कि एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस को जब आप हैंग करते हैं विद सम सपोर्ट तो ये चीज बनती है पेंडुलम। अब क्योंकि इसमें पेंडुलम का जो मैस आपने हैंग किया होता है उसका वेट एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस वेट की वजह से जो स्ट्रिंग में एक खिंचाव आता है उसे बोला जाता है टेंशन। और ये टेंशन किस डायरेक्शन में होती है? टेंशन हमेशा होती है वर्टिकली अपवर्ड। अब आपसे ये पूछा गया कि जब ये स्विंगिंग पेंडुलम बना,
अगर ये पेंडुलम इस वक्त इस पोजीशन में है तो इस वक्त तो ये रेस्ट पर है, लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे यहाँ तक लेकर आए और आपने इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम स्विंग करना स्टार्ट कर देगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब जब ये स्विंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है, तो आपसे ये पूछा गया कि इस स्विंगिंग पेंडुलम की जो मूवमेंट है, क्या उस मूवमेंट में जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो बिकॉज ऑफ टेंशन हो रहा है? तो इसका आंसर है नो। उसकी वजह यह है कि टेंशन किस डायरेक्शन में है? टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ टेंशन वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इसका जो स्विंगिंग का डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म होता है। सो अगर हम ये कहें कि इस पेंडुलम में वर्क टेंशन परफॉर्म कर रही है तो ये गलत होगा। उसकी रीजन ये है कि टेंशन है अपवर्ड और जो इसका पेंडुलम है ये कुछ इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, और इस ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है इसमें टेंशन का डायरेक्शन नहीं है। सो आप ये कहेंगे कि जो स्विंगिंग पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है वो अलोंग द टेंशन नहीं है। सो टेंशन ऑब्वियसली फिर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रही होती। और जब आप इसमें इस पोजीशन पर आकर वेट के कंपोनेंट्स, इस पोजीशन पर आकर वेट के कंपोनेंट्स भी ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंशन के साथ वेट का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो बैलेंस हो रहा होता है, और इसमें जो वर्क परफॉर्म हो रहा होता है वो ऑब्वियसली जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी उसकी वजह से परफॉर्म हो रहा होता है, और वो वर्क एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, सो टेंशन की वजह से वो वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। सो आप कहेंगे नो द टेंशन इन द स्विंगिंग पेंडुलम डजंट डू एनी वर्क, कोई भी वर्क टेंशन परफॉर्म नहीं कर रही। रीजन में क्या लिखेंगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड, so there is no displacement in the direction of tension, यानी there is no displacement in upward direction, so no work is done by the tension। और अगर आप ये भी लिखना चाहें कि वर्क क्यों परफॉर्म हो रहा है तो उसकी रीजन होगी एक्सटर्नल फोर्स। So you can write here the work is done by the swinging pendulum due to the external applied force। So dear student, ये थे आज के first 6 short question of chapter number 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।